मैसूर नामक एक राज्य था। वहाँ का एक राजा था। शादी के 12 वर्ष बाद भी उसके कोई संतान नहीं थी। 12 वर्ष पूरे होने पर रानी गर्भवती हुई। उसने एक दिन राजा से कहा, राजमहल में रहकर थक गए, चलो आज हम बगीचे में घूमकर आएं। राजा रानी दोनों एक दिन बगीचे में गए। वहाँ पहले वे दूध वाले कुएं के पास गए, वहाँ पर दूध पिया। फिर वे लोग पानी वाले कुएं के पास गए, वहाँ पर पानी से हाथ मुंह धोया। फिर कुएं के चबूतरे पर दोनों बैठे। कुएं के बगल में एक पेड़ था। पेड़ पर दो पंछी बैठे थे। राजा और रानी के बीच बातचीत शुरू हुई। राजा ने कहा, पता नहीं ये पंछी मांस खाते होंगे या मोती माणिक। रानी ने कहा, नहीं नहीं, ये मांस नहीं खाते, ये मोती माणिक खाने वाले पंछी हैं। इस पर दोनों के बीच वाद विवाद शुरू हुआ। फिर वे दोनों राजमहल लौट गए और नौकरों को बुलाकर यह पता लगाने को कहा कि वे पंछी मांस भक्षी हैं या मोती माणिक भक्षी। बात यहीं पर खत्म नहीं हुई। रानी अड़ गई। कहा कि अगर यह पता चला कि पंछी मांस भक्षी हैं तो मैं महल छोड़कर 10 साल के लिए बाहर चली जाऊंगी, जंगल में रहकर लौटूंगी। और अगर पक्षी मोती माणिक खाने वाले हुए तो आपको यानी राजा को 10 साल के लिए जंगल में रहकर आना पड़ेगा। बात तय हुई। नौकरों को सही बात का पता लगाने के लिए भेज दिया। नौकर निकले तो मगर नौकरों ने आपस में सलाह मशवरा किया। वे सोचने लगे कि अगर राजा 10 साल जंगल में रहेंगे तो प्रजा बेहाल हो जाएगी, इसलिए हम महल जाकर यही कहेंगे कि वे पंछी मांस भक्षी हैं। तब रानी 10 साल के लिए जंगल में चली जाएगी। उससे किसी का नुकसान होने से रहा। नौकरों ने यही किया। महल जाकर कहा कि वे पक्षी मांस भक्षी हैं। रानी को वचन का पालन करना पड़ा। वह घर से निकल पड़ी। चलती गई। अंत में कई दिन बाद वह जंगल में पहुंची। वहां पर एक गुफा थी। वह एक राक्षस की गुफा थी। इंसान की गंध मिलते ही राक्षस गरजता हुआ बाहर निकलने को हुआ। रानी भी अंदर घुस ही गई। उसने राक्षस को देखते ही कहा, बाबा, मैं आपकी बेटी हूं। यह कहकर दरवाजा खोलकर अंदर खड़े राक्षस के वह पांव पर लगी। कहा, बाबा, तुम ही मेरे माता पिता हो। रानी के इस बर्ताव से प्रभावित होकर राक्षस का दिल पिघल गया। उसने कहा, बेटी, तुम्हारे मुंह से यह शब्द सुनकर मेरा जन्म सार्थक हुआ। मैं पिता की तरह तुम्हारी देखभाल करूंगा। तुम निश्चिंत रहो। इस तरह दिन बीतते गए। रानी 9 महीने की गर्भवती हुई। फिर एक दिन फिर एक दिन वह अपने इस पिता को बुलाकर कहती है, मेरे घर के पास एक दाई माँ रहती है, तुम जाकर उसे बुला लाओ। इस पर राक्षस उससे कहता है, तुम आराम करना, मैं उसे बुलाकर लाऊंगा। आकाश और भूमि को एक कर वह दाई माँ के यहाँ पहुंचा। उस समय दाई माँ कहीं बाहर गई हुई थी। तब उसकी राह देखते बैठा राक्षस वहां बैठा रहा। समय बीतता गया। फिर दाई माँ लौटकर घर के आगे बैठे बूढ़े को देखकर पूछती है कि तुम किस गांव के हो। इस पर राक्षस यह जवाब देता है, मेरा गांव, मेरी बस्ती, वहीं जहां शाम होती है, जहां अंधेरा होता है, वहीं रुक जाता हूँ। फिर दाई माँ बूढ़े को अंदर बुलाकर खाना खिलाकर पलंग पर सो जाती है। राक्षस को एक टाट की बोरी देकर उस पर लेट जाने को कहती है। फिर राक्षस आकाश और भूमि को एकीकृत कर उसे गुफा में ले पहुंचता है। रानी करवट बदलती है। राक्षस कहता है, देखो बेटी, दाई माँ को मैं ले आया हूँ।
अब तुम्हारे सारे दुखों का अंत हुआ। उसे दिन रात को रानी एक बेटे को जन्म देती है। दाई माँ वहीं पर 6 महीने तक रहती है। 6 महीने पूरे होते ही वह कहती है, भाई, मुझे यहाँ आकर 6 महीने पूरे हो गए। मेरे बाल बच्चों का क्या हाल हुआ होगा मैं नहीं जानती। अब मुझे अपने घर लौटने दो। बात सुनकर रानी कहती है कि मैं अपने बाप से कह दूंगी, उनके कहने पर तुम्हें भेज देते हैं। फिर शाम को राक्षस घर लौटता है। लौटने पर रानी उसे कहती है, बाबा, दाई माँ को यहाँ आए हुए 6 महीने हो गए। अब उसे उसके घर भेजना है। खाली हाथ नहीं भेजते, इसलिए उसे एक साड़ी चोली देकर उसका सम्मान करना चाहिए। राक्षस बेटी की बात मानकर साड़ी चोली ले आता है। वह भी उसे देकर, सोने के सिक्के देकर पलंग पर लेटने को कहता है। एक दिन वह बेटा खेलने के लिए गेंद और भंगारा मांगता है। उसका नाना लाकर देता है। लड़का खेलते खेलते बाहर आता है। तब उसकी माँ और नाना दोनों उसको बाहर आकर खेलने से मना करते हैं। लड़का इस पर पूछता है कि बाहर आकर खेलने से मना क्यों करते हैं। माँ कहती है, अगर बाहर खेलना ही है तो ठीक है, उस दिशा में मत जाना। माँ के मना करने पर भी यह लड़का तीर कमान लेकर उसी दिशा में जहां राजा रहता है जाता है। इस तरह अब वह 10 साल का हो जाता है। एक दिन बेटा यहीं कहीं जाता है। रानी राक्षस से कहती है कि मुझको पता नहीं क्यों डर लग रहा है। वह मेरी बात नहीं मानता। तुम भी घर में नहीं रहते, इसलिए मुझे अपने राज्य वापस भेज दो। यह बात सुनकर राक्षस को दुख पहुंचता है। कहता है, बेटी, मैंने तुम्हें पाला पोसा, अब यह कैसी बात करती हो। इस पर रानी कहती है, मैंने पहले राजा से पंत लगाया था, अब उसका वादा खत्म हो रहा है, इसलिए मुझे वापस भेज दो। जवाब में राक्षस ने कहा, ठीक, तुम्हारी जैसी इच्छा, मगर मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता। तुम जहां भी रहो, जैसे ही मुझे याद करोगी, मैं तुम्हारी मदद के लिए हाजिर हो जाऊंगा। इस बेटे का क्या नाम रखूं बाबा? वनपुत्र कहो इसे, राक्षस ने कहा। तब से उसका नाम वनपुत्र पड़ा। राक्षस उस लड़के के लिए हीरे का कुर्ता, टोपी और बेटी के लिए हजारों साड़ियां, बहुत सारे गहने आदि देता है। रानी बेटे को कुर्ता पहनाती है, टोपी पहनाती है, साड़ी पहनकर गहने आदि से अलंकृत होती है। राक्षस माँ बेटे को उनके राज्य में भेजने हेतु एक पेड़ के नीचे आकर बैठा। जंगल में चोर उचक्के होते हैं, गहने कपड़े छीन ले जाते हैं। सावधानी बरतना बेटी, कहकर उन्हें भेजकर गुफा में लौट आता है। रानी जाने लगी। जाते जाते दोपहर में बहुत गर्मी लगी। अभी 4 मील जाना था। तभी उसे गांव का एक आदमी, जिसका नाम चैत्री था, लकड़ी ले जाने वहां आता है। उन दोनों से भेंट होती है। उसे देखकर रानी कहती है, क्या भैया, तुम हमारे यहाँ नौकरी करते थे? राजा और मेरे बीच बात बढ़ी, उससे हमारा यह हाल हुआ। चैत्री का रानी के गहनों पर ध्यान गया। चैत्री यह कहते हुए कि हे भगवान, मुझे यह सब घटना मालूम तक ना हुई। आइए हम लोग यहाँ छाया में बैठते हैं। कहते हुए वह दोनों को पेड़ की छाया में ले गया। वनपुत्र को प्यास लगी। माँ, मुझे पानी चाहिए, उसने कहा। वह चैत्री से कहती है, भैया, बच्चे को प्यास लगी है, पानी कहाँ है बताओ। वह देखो, वही है, तुम यहीं बैठी रहो, मैं ही इसे ले जाकर पानी पिलाकर लौटता हूं। कहकर उसे कुएं के पास ले गया। वह कल्याणी कुआं था। वह देवी देवता
अप्सराओं के नहाने का कुंड था, पानी में प्रवाह होता है। वह कुमार के हाथ रस्सी बांधकर उसे कुएं के अंदर उतारता है। उतारकर रस्सी को काटकर कुमार को वहीं पानी में छोड़कर लौटता है। पेड़ के पास आता है। चैत्री को अकेले आते देखकर वह पूछती है, तुम मेरे बेटे को कहाँ छोड़कर आए? जवाब में कहता है, तुम मेरे घर चलो, तुम्हारे गहने लेने हैं। वह बेटे को याद कर जोर जोर से रोती है। वह उसे जबरदस्ती घर ले जाता है और उसने कहा, यहीं पड़ी रह, जो कुछ खाने को दूंगा उसी को खाकर चुप रह। अपने बेटे की याद में उसने कुछ भी खाया पिया नहीं। तभी उसे अपने बाप यानी राक्षस की याद हो आती है। वह तब मन में उनका स्मरण करती है। राक्षस भूमि और आकाश के बीच एकाकार हो खड़ा हुआ। पूछा, तुम्हें कौन सी मुसीबत आ पड़ी है? तुमने मुझे याद किया। उसने जवाब में चैत्री ने किस तरह बेटे को कुएं में ढकेला, गहने कपड़े छीने आदि सारा मामला बताया। तुरंत राक्षस ने चैत्री को बुलाकर कहा, चलो वह कुआं दिखाओ। चैत्री तुरंत आकर कुआं दिखाता है। तब कुएं में वनपुत्र लाश बनकर पड़ा था। तभी राक्षस वनपुत्र को उठाकर पुनर्जन्म दिलाता है। पुनर्जन्म मिलने के बाद उसे अपनी दोनों भुजाओं पर बिठाकर शहर ला छोड़ता है। दूध का कुआं, पानी का कुआं, इन दोनों के पास पंथ जो बना था, उस स्थान पर वे तीनों लोग आते हैं। राक्षस राजा को पत्र लिखता है, 10 साल पहले तुमसे पंथ कर तुम्हें छोड़कर जो पत्नी गई थी, वह अभी अपने बेटे के साथ दूध का कुआं, पानी का कुआं, इन दोनों के पास आई है। आकर इन्हें ले जाओ। राजा राक्षस द्वारा लिखा पत्र पढ़ता है। उसे पत्नी की याद सता रही थी। अब उसे हाथी और घोड़े के ऊपर बिठाकर जलसे के साथ घर ले आता है। आकर वनपुत्र को देखकर खुश होता है। लकड़ी वाले चैत्री को काटकर उसका तोरण बनाकर उसी के ऊपर बीवी बेटे को ले जाता है। और राक्षस यह कहकर कि मेरी भी उम्र हो गई है, मेरा सब कुछ आप ले जाएं, अदृश्य हो जाता है। कुछ दिन बाद राजा रानी को राक्षस की याद आती है। वे लोग उससे मिलने जाते हैं। गुफा का दरवाजा खोलकर देखते हैं तो राक्षस वहां मृत मिलता है। शोक संतप्त यह परिवार उसे श्रद्धांजलि देकर लौटता है। बाद में सब आराम से जीवन जीते हैं। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।